हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूलेज आएंगे और क्या ग्राफ आएगा, और जो भी हम फॉर्मूलेज आज जनरेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर में किया था। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको जीरो ऑर्डर में बताया था, मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है। तो आपको ये कहा था कि जो रिएक्टेंट्स है रिएक्शन करके क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और जब टाइम जीरो था, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या ओरिजिनल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, ठीक है, वो आपने क्या मान ली, स्मॉल ए के बराबर मान लिया, आपने सपोज किया है स्मॉल ए के बराबर है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ नहीं होगा, जब रिएक्शन ही नहीं शुरू हुआ है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, जीरो। अब कुछ समय बाद जो रिएक्शन का टाइम है वो टाइम जो है वो टी बन गया, ठीक है, जो रिएक्शन का टाइम है वो क्या बन गया, टी बन गया। तो जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी कुछ समय बाद, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद, 20 मिनट 25 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अब हमारी कितनी बाकी रहेगी कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी। अब क्या होगी, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कंज्यूम हो रही होगी, तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो डिक्रीज होगी वो मैंने मान लिया कि x डिक्रीज होगी, ठीक है, वो x डिक्रीज होगी। अब ये x किस में से डिक्रीज होगी, वो इनिशियल में से ही तो होगी, और इनिशियल में कितनी थी, a थी, तो a में से क्या कर देंगे हम, x को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बता देगा आपको, ये बता देगा कि कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की कुछ समय बाद, वो टाइम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर x क्या हुई है, x जो है वो क्या हुई है, क्वांटिटी जो हुई है वो डिकम्पोज हुई है। तो अगर यहाँ जितनी डिकम्पोज हुई होगी, जितनी यहाँ पे खत्म हुई होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, उतनी प्रोडक्ट में फॉर्म हुई होगी। तो यहाँ x क्या हुई थी, कंज्यूम हुई थी, तो x ही क्या हुई होगी, प्रोडक्ट में फॉर्म हुई होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई कि ये बात हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी किया था। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं, रेट लॉ क्या कहता है, जो रेट होगा जो भी ऑर्डर होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो जो रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर का, या कोई भी ऑर्डर हो सकती है रिएक्शन का, तो रेट होगा जो रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, molar concentration of the reactant with some power which may or may not be the stoichiometric coefficient, ठीक है। तो जो ये n क्या होता है, n जो था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था। तो n क्या है, ऑर्डर है। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट होगा किसी रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू सम पावर, कुछ पावर होगी जो भी कंसंट्रेशन टर्म होगी, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, जैसे a प्लस b है और a का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, b का 2 है, तो a का जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और b का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। जब आप यहाँ पर लिखोगे तो वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे क्या कर सकता हूं, तो हम लिख सकते हैं सिंस फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। n क्या बताता था आपको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो n 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं आप कि जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर K1। अगर जीरो था तो हमने क्या किया था, K0 किया था, तो K1 होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, और ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट की पावर, मोलर कंसंट्रेशन जो भी रिएक्टेंट थी उसकी पावर में क्या रहेगा, 1। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो और अगर मैं आपसे एक ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहूं रेट और कंसंट्रेशन में, आपको ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी है, अगर आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखिए जो रेट है, अगर आप देखो जो रेट है फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो भी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ग्राफ कुछ इस तरीके की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करें तो ये कैसा रहता था, रेट कांस्टेंट रहता था, डिपेंड ही नहीं करता था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन यहां से देखना चाहूं, आप साथ साथ लिखते चले। अगर आपका मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप यहां से ये कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कहोगे आप कहोगे, हाँ जी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is the reaction in which rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of the reactant। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, यस। तो आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, अभी आपने ग्राफ भी देखा था। तो आपको यहां तक बातें समझ आ गई होगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में ग्राफ कैसा है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारी बात शुरू करते हैं वहीं से कि कुछ फॉर्मूलेज कैसे हम इसके जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हम जनरेट करके देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है जी, फॉर्मूलेज देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने ये कहा था कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, बड़ी होती है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी से। जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी किससे, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी से। तो वहीं से ही हम शुरू करेंगे जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर में किया था। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले कि आपको ये बात पता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी से।
ये हमने जीरो ऑर्डर में भी कहा था। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मान लीजिए 100 ग्राम सुक्रोज है, आपने उसमें पानी मिला दिया थोड़ा सा, तो क्या होगी, कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो कितनी हो सकती है, 80, 90, 60, 40 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब क्या होगी, 100 के कंपैरिजन में तो क्या हुआ, कम ही हुआ। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, बड़ी है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, बड़ी है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी के बाद। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग लू इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में मैं अगर ये कह रहा हूं आपसे कि नेचुरल लॉग आर नोट का ले लू मैं एक साइड, और एक तरफ क्या किया मैंने, नेचुरल लॉग जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है उसका लिया है, तो कौन बड़ा रहेगा। देखिए अगर आप नेचुरल लॉग 2 है और नेचुरल लॉग 3 है तो किसका वैल्यू बढ़ाएगा, जो जिसका नेचुरल लॉग 3 का वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो अगर ये बड़ा है तो जो बड़ा है अगर आप उसका नेचुरल लॉग भी लोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, बड़ी आती है, तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरल लॉग अगर ओरिजिनल कंसंट्रेशन का लूं या इनिशियल कंसंट्रेशन का लूं, वो बड़ा है नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी से। अगर वो बड़ा है तो मुझे छोटे टर्म में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब वो क्या ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो नेचुरल लॉग आर नॉट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर टी। ठीक है, अगर क्या है ये बड़ा था तो ये छोटा है, तो बड़े को छोटे के बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वहां अगर आपको याद है जीरो ऑर्डर में मैंने क्या ऐड किया था, K1T, K0T, तो यहाँ क्या यूज करेंगे K1T, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट क्या हुआ K1 और T क्या है, टाइम। तो जो ये है ये आपका क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है जी, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अगर मैं यहां से ग्राफ देखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मुझे ग्राफ बनाना है, सपोज कीजिए नेचुरल लॉग जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टाइम आफ्टर टाइम टी और किसके बीच में, टाइम के बीच में, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों एक्सिस के बीच में, ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या है, नेचुरल लॉग आर टी, और टी क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो आपको यहां से ये बात पता चल रही है। इस इक्वेशन को मैं अगर सेम लिखूं तो आप यहां से ये कहोगे, देखिए आप क्या कहोगे कि जो K1T ये था आपका, ये आपका क्या है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, ये x एक्सिस है। ठीक है, और आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y को हमें क्या करना है, एक साइड रख देना है, और mx प्लस सी एक साइड रखेंगे। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, y इधर है तो y को हमें क्या करना है, सिर्फ एक टर्म रखनी है, एक साइड रखना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉग आर टी। ठीक है, जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस K1T। इधर अगर ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग आर टी। अब देखिए इसके आगे कुछ साइन नहीं थे, प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो माइनस वाली टर्म को क्या कर सकते हैं हम, आगे रख सकते हैं। तो माइनस K1T, बस रीअरेंज कर दिया, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में, और इसको क्या कहेंगे, प्लस आर नोट। तो होपफुली आपको ये स्टेटमेंट यहां तक समझ आ गई होगी। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया y, ये आपका क्या बन गया x। अगर आप ग्राफ देखें तो मुझे क्या करना था, y एक्सिस पे ये रखना है, x एक्सिस पे टाइम रखना है। अब देखिए जो ये है ये क्या होता था, अगर आप इससे कंपैरिजन करें, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थी ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है ये। अब m क्या था, m आपने कहा था स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, और इसका वैल्यू कैसा आया है,
नेगेटिव आया है। और ये क्या होता था, ये इंटरसेप्ट था, ये क्या था आपका सी का वैल्यू इंटरसेप्ट था। तो देखिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई है, नेचुरल लॉग ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मान लिया जो क्या है, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होता था, ये वो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस यही है, तो ये वो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे जिसको वाई एक्सिस पे जो किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो इंटरसेप्ट मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है ये है। और स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल लॉग है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी में वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा टाइम के साथ। तो नेगेटिव स्लोप के लिए मैंने क्या पढ़ा है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक्स, उसमें क्या बताया था, अगर नेगेटिव स्लोप आएगा तो आप कैसा ड्रॉ करोगे ग्राफ, आप इस तरीके का करोगे। तो जो यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक का वैल्यू होगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, आप कहोगे ये इंटरसेप्ट को ही बताएगा, ये सी की वैल्यू बताएगा। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, जिसका वैल्यू क्या आएगा, नेचुरल लॉग आर नोट, ठीक है। अगर बात करें हम स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, -k1, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में है। अगर ये सपोज करो नेचुरल लॉग की जगह लॉग कर दे, तो अगर लॉग करेगा तो क्या आएगा, 2.303 आपको रिलेशन पता है लॉग और नेचुरल लॉग में, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ गई कि जो ग्राफ होगा नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी और टाइम के बीच में कैसा आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। तो यहां तक हमारी बात होगी, ये हमने फॉर्मूला देख लिया। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। आपको ये ग्राफ समझ आ गया कि कैसे ड्रॉ करना है। देखिए अब इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसी को ही हम आगे लेके चलते हैं और फॉर्मूले हम जनरेट करते हैं। ये देखिए इससे हम और कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो देखिए अब आपने क्या लिखा है, आपने ये कहा है, ठीक है। अगर मैं क्या कर सकता हूं, इसी फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस टर्म को इस साइड लेके आ सकता हूं। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि जो नेचुरल लॉग आर नोट है, जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग आर टी इज इक्वल टू K1T, यही लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको याद है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक्स में मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इसको क्या लिख सकता, नेचुरल लॉग आर नोट अपॉन नेचुरल लॉग आर टी लिख सकता हूं इसी को, इस वाली टर्म को, क्योंकि मुझको क्या पता है कि अगर नेचुरल लॉग A है माइनस नेचुरल लॉग B है वो किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग A अपॉन B। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है इसमें। तो नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B क्या होता है, नेचुरल लॉग A अपॉन B, यही मैंने किया है। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग A अपॉन B इज इक्वल टू K1T, ठीक है। अब आपको क्या पता है दूसरा रिलेशन कि नेचुरल लॉग और लॉग में क्या रिलेशन है, नेचुरल लॉग और लॉग में क्या रिलेशन है। आप कहते हो इसको लॉग को मैं क्या करता हूं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नेचुरल लॉग के बराबर आता है, ठीक है। आपको इसका पता है इसका बेस क्या रहता है, ई, इसका बेस क्या रहता है 10, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता है। तो नेचुरल लॉग किसके बराबर है, 2.303 लॉग के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो 2.303 लॉग लिख सकता हूँ इसकी जगह, इस टर्म की जगह ये लिख दिया 2.303 लॉग, और बाकी क्या रहेगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू K1T। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आएगा। तो यहां से इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूं, K1T इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो ये भी मेरा एक क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो मेरा ये सेकंड फॉर्मूला बन गया जी, ठीक है।
तो इतनी बात आपको समझ आ गई। तो हमने सेकंड फॉर्मूला निकाल लिया, इसको मैं सेकंड फॉर्मूला लेके, तो आप साथ साथ लिखते चले। तो ये हमने सेकंड फॉर्मूला जनरेट किया है, हमने ग्राफ देखा है कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को फिर ऐसे ही लिख लेते हैं हम सेकंड करके। तो मेरा जो फॉर्मूला आया है यहाँ से अगर आप देखो, तो मैंने क्या जनरेट किया है, हमने क्या जनरेट किया, हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आया, नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने कहा है कि जो K1T है वो किसके बराबर है, 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। ये मैंने क्या किया है, एक फॉर्मूला और जनरेट कर लिया है, ठीक है जी। ये एक और फॉर्मूला मैंने क्या किया, जनरेट किया है, ठीक है। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर में दो फॉर्मूले आ गए, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ मैंने बात किससे स्टार्ट की थी, मैंने बात इससे स्टार्ट की थी कि जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी से क्या है, बड़ी है। और अगर मैंने क्या किया, ओरिजिनल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसका क्या कर दिया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, तो जो टर्म बड़ी होगी उसका नेचुरल लॉग का वैल्यू भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये बड़ा आएगा। अगर बड़े को मैं छोटे के बराबर करना है तो छोटे में क्या करना है, कुछ ऐड करना है, वो मैंने क्या ऐड किया, K1T। फिर मैंने क्या देखा, इसका ग्राफ देखा, ग्राफ बनाया मैंने, कैसा आया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जैसा आया, स्लोप कैसी रही, नेगेटिव रही। फिर ये वाला फॉर्मूला बनाया मैंने, K1T इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। अब बात करते हैं हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम किसकी बात करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है, तो अगर मैं इसको ओवरऑल समराइज कर दूं तो मेरे पास जो दो फॉर्मूले बने हैं तो वो क्या क्या बने हैं उनको हम यहां लिख लेते हैं। तो अब हम किसको पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है इसको समझते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अभी तक ये बातें जो है वो आपको याद रखनी है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, तो आपको पढ़ाया था मैंने जीरो ऑर्डर में भी। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन is the time, the half life of a reaction is defined as the half life of a reaction is defined as the time in which concentration of the reactant is equal to half, कह लीजिए आप, is equal to half of the initial concentration of reactant, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो क्या होती है, वो आधी हो जाती है ओरिजिनल कंसंट्रेशन की, या इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी रिएक्टेंट है उसकी क्या होती है, आधी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें क्या होगी, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो क्या होगी, आधी हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं हाफ लाइफ से मैं क्या कह सकता हूं, हाफ लाइफ से मैं ये कह सकता हूं कि जो टी है, फिर इसमें क्या होती है हाफ लाइफ में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 50% रिएक्शन इज कंज्यूम्ड, 50% रिएक्शन जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है, मतलब हो जाती है 50% रिएक्शन। तो अगर 50% रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टी जो है वो टी 50% हो जाता है, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। या आप ये कह सकते हो, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कंप्लीट,
50% रिएक्शन इज कंप्लीट। 50% रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो क्या होता है, टी जो है वो टी 50% का मतलब क्या है, 50% रिएक्शन हो गई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब क्या हो गया रिएक्शन, ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो कंसंट्रेशन बचेगी कुछ समय बाद वो किसके इक्वल होगी, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है हाफ लाइफ में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ये थी, इसकी क्या हो जाती है आधी, मतलब 1/2 ही तो किया है मैंने, मतलब 2 से डिवाइड किया है। तो हाफ लाइफ क्या था, हाफ लाइफ में क्या होता है, टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी हाफ के बराबर होता है। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसमें क्या होता है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसकी आधी हो जाती है। अगर ऐसा है तो अगर आप सेकंड फॉर्मूला देखें तो आप क्या बनेगा, तो जो ये सारी वैल्यूज आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्मूले में रख दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग these values in इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए तो क्या बनेगा देखिए, तो K1T इज इक्वल टू 2.30। अब जो T है वो कितना है, T हाफ के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे ही कैसे लिखोगे। ठीक है, और ये क्या है, जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है वो क्या है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा। तो आर जो आर टी है इसकी जगह क्या लिखोगे, R0/2 यही लिखोगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अगर आप देखो जब सोल्व करोगे तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, K1T हाफ इज इक्वल टू 2.303 log, अब देखिए 1/2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो है मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ये थर्ड बन गई, ये जो है मेरी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई है मेरी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या नंबर बनी है, थर्ड इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो log 2 है जो उसका वैल्यू कितना रहता है 0.3010, ये है कि इसका वैल्यू log 2 का 0.3010। तो इक्वेशन थर्ड में क्या करोगे, आप log 2 की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर log 2 की वैल्यू, जब log 2 की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, K1T हाफ इज इक्वल टू 2.303, log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, यही कहोगे। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0.693। ठीक है, 0.693। तो जो ये है, ये इक्वेशन जो बनी है इसको क्या कहेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। ठीक है जी, तो इतनी बातें समझ आ गई, 4 इक्वेशन हमको समझ आ गई, मतलब 4 फॉर्मूले हमने निकाल लिए। तो अगर आप हाफ लाइफ रिएक्शन की बात करें तो हमको क्या क्या समझ आया, हाफ लाइफ रिएक्शन में हमें क्या क्या समझ आया कि 50% रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और क्या होता है इसमें ये होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी कुछ समय बाद वो क्या होगी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी। यही किया था मैंने। तो हाफ लाइफ में हमने क्या क्या देखा, हमने 2 फॉर्मूले देखे हाफ लाइफ में। तो हाफ लाइफ में हमने 2 फॉर्मूले देखे, कौन कौन से फॉर्मूले देखे, अगर मैं इसको ओवरऑल समराइज करूं तो यहाँ से हमने 2 फॉर्मूले देखे। क्या क्या, हमने कहा कि जो K1 है, K1T हाफ, वो किसके बराबर है, वो है 2.303 log 2 के बराबर इंटू log 2 कह लीजिए, log 2 के बराबर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला निकाल लिया हमने, और क्या फॉर्मूला निकाला, K1T हाफ। जब आपने log 2 का वैल्यू क्या रखा था, log 2 का वैल्यू आपने क्या रखा था 0.3010, जब इसको रख दिया था इस वाले फॉर्मूले में तो क्या आया था मल्टीप्लाई करके 0.693। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने हाफ लाइफ में ये निकाला। तो यहां तक क्या हुआ, आपको हाफ लाइफ समझ आ गई कि हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या क्या फॉर्मूले हैं ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम क्वार्टर हाफ लाइफ की बात करेंगे।
क्वार्टर हाफ लाइफ क्या होता है जी, इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अब तक जो है हमारे ये फॉर्मूलेज आए हैं, ये दो ग्राफ मैंने आपको निकाल के दिखाया और ये फॉर्मूलेज जो है हमने जनरेट किए हैं। अगर मुझे अब क्या करना है, जो टाइम था और जो हाफ लाइफ टाइम था, इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो अगर मुझे क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ और टाइम में अगर आपको रिलेशन देखना है तो आपको क्या करना है, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने क्या किया, जो अभी तक पढ़ा है सारा समराइज कर दिया मैंने, आपको इतनी सी बात बताई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया, डिवाइड कर देना है। 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको क्या देखनी है, टाइम और हाफ लाइफ टाइम बोलो जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको रिलेशनशिप देंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 में लिख देता हूं सेम, 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकंड इक्वेशन क्या है, जब आप बनाओगे फर्स्ट इक्वेशन ये है, जब आप डिवाइड करोगे इससे तो क्या आएगा, K1, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, K1 T हाफ, इसको इससे डिवाइड करना है, क्या है, मैं ये वाली वैल्यू रख लेता हूँ, 2 कोई भी रख सकते हैं आप, ये भी, पर मैं अभी ये रख रहा हूँ 2.303 इंटू 0.3010 इक्वल में आ जाएगा, यही बनेगा जब आप डिवाइड करोगे 2 से 3 को। सेम मैंने लिखा है 2 इक्वेशन, सेम लिखा है मैंने 3 इक्वेशन, 2 को 3 से डिवाइड करके देखिए क्या होगा, K1 से K1 कैंसिल आउट, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट, तो बाकी क्या रहेगा अगर आप देखो तो T/T हाफ इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो ये कट कैंसिल आउट हो गया तो 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1 इंटू 0.3010 लिख देंगे। और ये क्या, ये ऐसे का ऐसे रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t लिखेंगे। अब देखिए इस t हाफ को क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू t हाफ, ठीक है। क्या किया मैंने, t हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 0.3010 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो जो ये है ये मेरा क्या बन गया, रिलेशनशिप बन गया, किसमें, t और t हाफ में। तो रिलेशनशिप क्या है, t और हाफ लाइफ में जो t है t हाफ के बराबर है अपॉन 0.3010 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो ये मुझे क्या पता चल गई, रिलेशनशिप पता चल गई t और t हाफ में। तो होपफुली आपको ये समझ आएगा। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया फर्स्ट ऑर्डर में, कोई मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया, तो इसको भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। जो मेरा फिफ्थ फॉर्मूला बना, आप साथ साथ लिखते चले, तो जो मेरा फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना है जी, उसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं हम फिफ्थ फॉर्मूले को। तो जो फिफ्थ फॉर्मूला आया है मेरा वो क्या आया, देखिए आप, यही आया मेरे पास। तो इसको क्या करते हैं, सेम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सारे फॉर्मूले एक जगह आ जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा फिफ्थ फॉर्मूला आपका, अभी मैंने आपको समझाया तो क्या आएगा था, t इज इक्वल टू t हाफ अपॉन 0.3010 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो ये हमने क्या किया, फिफ्थ फॉर्मूला निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर में, कोई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने हाफ लाइफ पढ़ा है, अब हम किसको पढ़ेंगे, क्वार्टर हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होती है, क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, जब 75% रिएक्शन हो जाती है। तो देखते हैं जब 75% रिएक्शन होगा तो क्या 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 फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वार्टर हाफ लाइफ, क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वार्टर हाफ लाइफ में क्या होता है,
75% of the reaction is completed। 75% रिएक्शन हो चुकी होगी। अगर 75% रिएक्शन हो गई, आप खुद ही सोचिए 75% रिएक्शन कंज्यूम हो गई, तो x जो मैंने आपको दिखाया था a माइनस एक्स, x क्या था? क्वांटिटी डीकम्पोज्ड या हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, x वही है। अगर 75% रिएक्शन हो गई तो जो कंसंट्रेशन रहेगी आफ्टर टाइम t वो कितनी रहेगी? 25 ही तो रहेगी भाई। 100 से ही शुरू होगा कुछ भी चीजें, 75 कंज्यूम हो चुका है तो बाकी कितना रहा? 25। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो क्वार्टर हाफ लाइफ में क्या होगा? अगर मैं कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी देखूं तो कितनी रहेगी? 25 ही तो रहेगी। 25 का मतलब क्या है? 1/4। अब ये 1/4 किसका रहेगा? ओरिजिनल कंसंट्रेशन का ही रहेगा। जैसे कि जब हमने हाफ लाइफ पढ़ा था तो हाफ लाइफ में क्या था? 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, तो 50 तो बाकी रहा। 50 का मतलब क्या है? 1/2 ही तो रहा। अब 1/2 परसेंटेज रही है किस में से? ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से। तो देखिए हाफ लाइफ में क्या होता है, जो टी होगा वो टी 75% रिएक्शन हो चुकी है, ये लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? अगर 75 को क्या लिखेंगे हम? 3/4। ये क्या बता रहा है आपको? क्वार्टर हाफ लाइफ। टी 1/2 आपको क्या बता था? हाफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम टी वो क्या हो जाएगी? जो आपकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उसकी क्या हो जाएगी? 1/4 तो रह जाएगी भाई। 1/4 ही तो रहेगी, 25% ही तो रहेगी ओरिजिनल कंसंट्रेशन की, क्योंकि 75 तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बाकी रहेगी वो क्या रहेगी? 25% ही रहेगी। 25 का मतलब क्या है? 1/4। 1/4 ही रहेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा? 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड में अगर वो किस में से रहेगी? ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से ही रहेगी। ठीक है, अगर जैसे कि अगर आप समझना चाहें, अगर आपके पास 100 ग्राम सुक्रोज था, रिएक्शन कंप्लीट हो गई 50%, तो कितनी रहेगी बाकी? 85% रही, और वो किस में से रहेगी? ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से। अगर 75% रिएक्शन हो गई तो बाकी कितनी रही? 25%। 25 का मतलब क्या है? 1/4। और 1/4 किस में से रहेगी? ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से। तो ये अगर मुझको पता है तो इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दीजिए? इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, आप रखेंगे तो क्या बनेगा? जब आप इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट क्या लीजिए? सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो देखिए आप क्या बनेगा। तो आपका हो गया, यहां से क्या बनेगा? देखिए K1T इज इक्वल टू 2. अब जो T है, T क्या बन गया है आपका? T 3/4। T क्या बन गया? T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो वो क्या बन गया? R0/4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? R0/4 लिख सकता हूं। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को ही आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे K1T 3/4, यही मैंने सेम लिखा, इज इक्वल टू 2.303। इसको क्या लिखोगे? अब देखिए 1/4 रह गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप? log 4। और 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2⁻²। आप इसी को क्या लिख सकते हो? log 4 को। log 4 को क्या लिखोगे आप? 2⁻², 2.303 इंटू log 2⁻² लिख सकते हो आप इसको। 2 की पावर क्या लिख सकते हो? 2। भाई 4 जो है वो किसके बराबर है? 2 के स्क्वायर के बराबर, वही मैंने किया है। अब देखिए, मैंने आपको जब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपको, अगर log a⁻x होता है, ठीक है, तो क्या होता है? x आगे चले जाता है, log a हो जाता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है? log 2 है, 2⁻² है, तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो वो आगे आ जाएगी, और बाकी क्या रहेगा? log 2। यही बनेगा यहाँ पे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अब आगे, क्वार्टर हाफ लाइफ में इसको सोल्व कर लेते हैं सेम। तो देखिए बनेगा क्या आपका?
तो देखिए बनेगा क्या, अगर आप देखिए यहाँ से इसको, तो क्या बना आपका, आपने क्या कहा यहाँ से, अगर आप देखो तो क्या बना आपके पास, आपने कहा K1T जो है K1T 3/4, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन, या क्वार्टर हाफ लाइफ कहेंगे इसे, किसके बराबर आ गया 2.303 इंटू log 2 की पावर 2, यही रहा है। अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाइए ये वाला 2a की पावर x, क्या होता है x log a, तो अगर log 2 की पावर 2 है तो क्या जाएगा 2 आगे जाएगा 2 log 2। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा K1T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 आगे आ जाएगा इंटू log 2, यही रहेगा आपका। अब देखिए log 2 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, log 2 का अगर आपको याद हो वैल्यू तो आपने क्या रखा था 0.3010, यही रखा था आपने वैल्यू। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, log 2 का वैल्यू रखेंगे, log 2 का वैल्यू रख दीजिए आप, तो log 2 का वैल्यू क्या बनेगा देखिए आप, तो यहां पर क्या कीजिए log 2 का वैल्यू रखिए, log 2 का वैल्यू क्या आएगा K1T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, यही बनेगा। अब देखिए आप, यह आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 बना है, ये 6 बना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 6 को, क्योंकि मेरे को एक क्वार्टर हाफ लाइफ पता चल गया है, इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 6 को क्या करना है, इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 6 ये है, इसको किससे कीजिए इक्वेशन 3 से डिवाइड करिए, तो क्या बनेगा आपका हो गया, पहले सेम लिख लीजिए K1T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010, यही मैंने सेम लिखा है। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन 3 से, क्या बनेगा K1T हाफ इज इक्वल टू इस वैल्यू को रख देंगे 2.303 इंटू 0.3010, यही मैंने इक्वेशन रखी है इक्वेशन 3 को से किया है। जब आप ऐसा करोगे तो देखिए क्या होगा, K1 से K1 कैंसिल आउट, 2.30 से 2.303, 0.3010 से 0.3010 कैंसिल आउट, बाकी क्या रह गया 2। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ से T3/4 अपॉन T1/2, ये क्या था 75% रिएक्शन होने के लिए जो टाइम है, ये क्या था 50% रिएक्शन को जो कंप्लीट होने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर है ये, 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए वो किसके बराबर आ गया 2 के। तो यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, टी हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो जो क्वार्टर हाफ लाइफ होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा हाफ लाइफ के। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद है तो क्वार्टर हाफ लाइफ क्या आया था 3/2 टाइम्स आया था हाफ लाइफ के, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है 2 टाइम्स हो जाता है हाफ लाइफ के। ठीक है, क्वार्टर हाफ लाइफ रिएक्शन का आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखें सिक्स्थ फॉर्मूला, तो मेरा सिक्स्थ फॉर्मूला क्या बना है, तो मेरा सिक्स्थ फॉर्मूला जो है वो क्या बना है, देखिए अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है कुछ फॉर्मूलेज यूज किए हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक नहीं पढ़ा तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, स्पेशली जो नीट के बच्चे होते हैं मैथ्स में थोड़े उनको दिक्कत आती है, तो वो जरूर एक बार मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक्स देखें। वो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, तो वो भी आप जरूर देखिए। ठीक है जी। तो मेरा जो सिक्स्थ फॉर्मूला आएगा, मैंने अगर सिक्स्थ फॉर्मूला यहाँ से निकाला है तो वो क्या आया है, वो आया है क्वार्टर हाफ लाइफ जो होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा हाफ लाइफ के। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया इसके लिए। तो ये जो है ये सारा जो आपने देखा ये क्या है जी, ये हाफ लाइफ के लिए कुछ हमारे ग्राफ्स और कुछ फॉर्मूले आ गए विदाउट एनी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।
ठीक है जी। तो आपको होपफुली ये समझ आया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये ग्राफ्स याद रखने हैं, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, सिर्फ बात इससे शुरू हुई थी हमारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।